बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी भौचाल मजीद संजीदगी इख्तियार करता जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि दोनों ही तरफ किसी भी तरीके से कोई रिकन्सिलिएशन की गुंजाइश मौजूद भी नहीं और ना आने वाले वक्तों में कोई ऐसी गुंजाइश बनते हुए नजर आ रही है। एक तरफ इंतखाबात की आवाज़ें तो दूसरी तरफ इस बात की सदाएं कि इंतखाब होगा तो वक्त पर ही होगा। और उस सदा के अंदर एक और चीज़ एडअप हो गई और वो है आर्टिकल 6 के जरिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब, मुख्तलिफ और लीडर्स को, जिसके अंदर कासिम सूरी साहब भी मौजूद हैं, उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर पंजाब भी, इन तमाम को आर्टिकल 6 के अंडर ट्राई करने का हुकूमत ने ठान लिया है। और ऐसी सूरत हाल में जो इमरान खान साहब हैं और शेख रशीद साहब हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो आवाज़ और सदा है वो अवाम के अंदर मकबूल होते हुए नज़र आ रही है। मैं नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात क्योंकि एक सर्वे आया है और वो सर्वे है जी IRIS का। उस सर्वे के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही थी, जिसमें पता नहीं कितनी सदाकत है भी या नहीं है, कोई ऐसी बात है भी या नहीं, वो जो बयानिया है उसको 57% लोगों ने 57% लोगों ने कबूल किया है और 37% लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। 37% को 57 से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा गैप पाया जाता है। 64% लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसको बड़े इनजस्ट तरीके से गिराया गया, गैर मुनसिफाना तरीका था, ये तरीका नहीं था उनको गिराने का। 39% लोग ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो गैर मुल्की साजिश के ज़रिए आई है और 40% लोग ये समझते हैं कि बेसिकली अपोजिशन भी इस साजिश का हिस्सा थी। 47% लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में एक बार फिर आना चाहिए। 31% लोग ये समझते हैं कि नून लीग को इक़्तिदार में देखना चाहेंगे वो, और सिर्फ 6% लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में आना चाहिए। तकरीबन 74% लोग ऐसे हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म केसेस के साथ कबूल करने की तरफ माइल नहीं हो रहे हैं और 21% लोग ऐसे हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब को केसेस समेत वज़ीर आज़म मानते भी हैं और उनकी हिमायत भी करते हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो कि फौरी इंतखाबात की डिमांड को एक सही डिमांड समझते हैं, उसके हक में हैं और तकरीबन 46% ऐसे लोग हैं जो कि हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करना देने चाहते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर इसलिए है क्योंकि तकरीबन 50-50 लोग हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं, 50% तकरीबन लोग ये समझ रहे हैं कि जी फौरी इंतखाबात हों, और तकरीबन 50 कम 4 40% लोग ये समझ रहे हैं कि इंतखाबात अब उसी टाइम पर हों जब हुकूमत मुद्दत मुकम्मल कर ले। नॉट जस्ट दैट, एक सूरत हाल ये भी बन रही है कि अगर इंतखाबात जल्दी नहीं होते, जो कि इस हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरीम औरंगजेब साहिबा की तरफ से बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तब तक किसी भी फॉर्म के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। जब तक मामलात जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ टेढ़े करके गई है, उनको सीधा नहीं करेंगे तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात अगले साल ही होंगे, इन अदर वर्ड्स। और मेरी जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से एक इफ्तार डिनर में, वहाँ यही ऐसा मालूम हो रहा था कि वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं जा रहे वो किसी भी फॉर्म में। सो ऐसी सूरत हाल में तसादुम की फजा तो बन गई है, लेकिन ये तसादुम किस जगह तक जाएगा और किस हद तक पाकिस्तान के अंदर स्टेट इसको कंट्रोल कर पाएगा, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस हवाले से बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, फराह खान साहिबा के हवाले से नैब ने मामलात आगे बढ़ाना शुरू कर दिए और इसलिए कि फराह खान साहिबा को डायरेक्ट मिलाया जा रहा है उस्मान बुज़दार साहब से एंड अल्टीमेटली साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मिलाया जा रहा है, तो ये मामला भी तूल पकड़ेगा। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं इन मौजूआत को डिस्कस करने के लिए मैं उनका तारुफ कराए देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ अत्तर काज़मी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एज एन एनालिस्ट भी आप इनको अपनी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अत्तर, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो टुडे। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। हाफिज़ तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अ वेरी सीजन जर्नलिस्ट, अ वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने भी ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। बड़ा ज़ेर ताब है आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उनसे भी सुनेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि एक तो जानिबदारी की बात है, ऊपर से साजिश की बात है। लेकिन अगर स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो सर्वे आया है, एक तो बहुत सारे सर्वेस को बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, लेकिन ये जो सर्वे आया है बड़ा डैमनिंग है इस हुकूमत के लिए, इसलिए क्योंकि ये हुकूमत
कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आई है, एक तरीका जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान किया गया है। जब सारे के सारे इत्तेहादी साइड पे हो गए और वो आर्टिकल 63 वाला मामला भी नहीं बना, क्योंकि उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं थी जिन्होंने इनहराफ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ऐसी हुकूमत के लिए इस तरह का सर्वे आना या तो रिजेक्शन की ऑप्शन होती है या ही परेशानी की ऑप्शन होती है। आपके ख्याल में क्या ये सर्वे इस बात का अक्कास है कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक इस सर्वे का ताल्लुक है, इससे पहले एक और पल्स का भी सर्वे आया। अगर आप इस सर्वे का सैंपल साइज देखें, ये 1800 से 2000 बंदों से क्वेश्चन करते हैं। 22 करोड़ का मुल्क और 2000 बंदों को पूछ के आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौम क्या सोच रही है। पाकिस्तान में जो हमारी कौम है बड़ी डाइवर्स है, लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर रहते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा इनको अहमियत नहीं देता टू बी ऑनेस्ट इन सर्वेज को, चाहे वो पीटीआई की फेवर में हो या पीएमएल की फेवर में हो। पिछला वाला पल्स वाला जो था वो उनकी फेवर में था, तो उसमें 1800 बंदों से पूछा गया था, इसमें तकरीबन 2000 बंदों से पूछा गया। लेकिन जो आवाम की पल्स है ना, वो आपको स्ट्रीट पे नजर आती है। आप देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। आप इमरान खान साहब के हालिया जलसे देख लें, उसके अलावा जो उन्होंने कॉल्स दिए हैं कि बगैर लीडरशिप के लोग रैलियां भी निकाल रहे हैं, इधर इस्लामाबाद में भी जमा हुए, लाहौर में भी हुए और मुल्क भर के अंदर हुए। लेकिन ईसीपी के खिलाफ जो एहतजाज करना था उसके अंदर को बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। देखिए, रोजा था, दिन के टाइम, आपको पता है आजकल रमजान है, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने अब कहा है कि वो थोड़ा सा अभी ईजी लेंगे और ईद के बाद अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोग निकले, इतना खुद इमरान खान साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा। और इस चीज का अब उन्होंने जिक्र भी खबर है या तज्जिया आपका? नहीं, ये मैं खबर भी है और अच्छा। तज्जिया भी है। ये इमरान खान साहब ने खुद बल्कि एक जगह पे कहा भी है कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का रिस्पांस आएगा। तो मेरे ख्याल में अवाम की तरफ से जो रिस्पांस है वो बिल्कुल वाज़ेह है। इस हुकूमत के खिलाफ, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि एक बयानिया बन गया, अब वो गलत है या सही है, ये बयानिया इतना वजनी है कि इस हुकूमत के साथ साथ जो दीगर हल्के हैं ना, उनके ऊपर भी बोझ बढ़ता जाएगा। और अगले महीने से हल्कों को आप वैसे ही नहीं रगड़ी जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अननेसेसरीली रगड़ी जा रहे हैं। न्यूट्रल या एपॉलिटिकल होना कोई गुनाह तो नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दीगर हल्कों से मेरी मुराद अमेरिका है। बस ना, अब हम रोटी को चोची तो नहीं बोलते ना। नहीं, दीगर हल्कों से मेरा मुराद हुकूमत के इत्तेहादी हैं। बाप पार्टी हो गई, दीगर एमक्यूएम होगी, मैं उनको कह रहा हूँ, हल्के की सियासत की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, उनको हल्के की सियासत मान लेते हैं, लेकिन मानने वाली बात नहीं है। लेकिन जैगो साहब, एक मसला तो बड़ा वाजे हो गया है, और इस दौर के अंदर बिलखुसूस सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, ऐसे दौर में परसेप्शन कभी कभी रियलिटी पे सबकत ले जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक परसेप्शन बनाने में बड़ी कामयाब होती रही है, परसेप्शन के अंदर बड़े माहिर हैं। अभी पीएमएल-एन और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया में भी ज़रा पीछे जा रहे हैं, जो कि उनको ज़रूरत है उस जगह को पुर करने की। आप समझते हैं ये हुकूमत किसी साजिश की बुनियाद पर नहीं आई हो, ये हुकूमत किसी तौर पर किसी भी तरह से किसी और मुल्क से डिक्टेशन लेकर ना आई हो, प्योरली एंड सोलली कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था जिसकी वजह से ये हुकूमत आई है। बट एक परसेप्शन तो बिल्ड हो गया ना ज़ैगम साहब, कैसे लड़ेगी हुकूमत जबकि बहुत सारे और चैलेंजेस सामने? आप ठीक कह रही हैं। देखिए, इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से अपना नया नैरेटिव बनाया है, एक ऐसे वक्त में बनाया है जब उनके अब जो पुराना नैरेटिव था, जो 10 साल से चला रहे थे, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन जीते थे, वो पिट चुका था। ना वो तब्दीली भेज सकते थे, ना नया पाकिस्तान भेज सकते थे। एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में, तौहीन आमेज़ अंदाज में उनको हुकूमत छोड़नी पड़ी, उनको असम्बली से निकाल कर फेंका गया। तो उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बनाया है जिससे जो उनकी अपनी तौहीन थी वो भी कवर होती है, जिससे ये पता चलता है कि वो इस वजह से नहीं निकले कि उनके साथी जो थे, उनकी इत्तेहादी मखलूत हुकूमत के साथियों ने उनको छोड़ा, बल्कि अमेरिका ने साजिश की। इससे उनका स्टेचर बढ़ता है। कहाँ बेचारी एमक्यूएम और बाप पार्टी और कहाँ अमेरिका, निकले तो वो एमक्यूएम की वजह से और बाप की वजह से, लेकिन वो कह रहे हैं अमेरिका की वजह से। अपना उन्होंने कद काट भी मुस्तहकम कर लिया, अपने जो निकलने की वजह थी उसको भी बना लिया। जो अपनी कोर थी उनकी, देखिए जो उनका कोर वोटर है, कोई छोटी पार्टी तो नहीं है ना, छोटी पार्टी जल्दी होने भी नहीं जा रही। वो पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों में तो बहुत अरसे तक रहेगी, और इस वक्त जो थी पिछले इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी थी, इस वक्त भी 2 बड़ी पार्टियों में से तो डेफिनेटली है। तो उनकी जो एक कोर है, जो बड़ी जज्बाती कोर है, जो उनको एक देवता का दर्जा देती है, उनको वो मोबिलाइज करने में कामयाब हुए हैं। और जो उनके मजीद लोगों के निकलने का खतरा था, उनकी पार्टी बिखर रही थी, टूट रही थी, उन्होंने अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हम जानते हैं, जो उनकी कामयाबियां हैं। लेकिन क्या उन्होंने मतलब तख्ते उखाड़ के रख दिए हैं और मुल्क में पूरी ओपिनियन जो है उसको चेंज करके रख दिया है,
और पाकिस्तान में कोई तूफान बर्पा हो गया है, फ्रैंकली मैं नहीं समझता। ये चीज़ जाहिर होने में अभी वक्त लगेगी। इट्स टू अर्ली। अभी तक हम सिर्फ ये जानते हैं कि बड़े शहरों में उनकी जो अपनी मिडिल क्लास है वो मोबिलाइज हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे जलसे किए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, और नया नैरेटिव भी बनाया है। और उनकी जो अपोजिशन है, जो इस वक्त की हुकूमत है, उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी जो है वो कम्युनिकेशन है। नैरेटिव के मैदान में, कहानी सुनाने के मैदान में वो बहुत कमज़ोर है। वो बार बार इमरान खान का आके शिकार होते हैं। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले नैरेटिव की इतनी मजबूती के बावजूद, कम्युनिकेशन की इतनी मजबूती के बावजूद 4 साल तक वो कम्युनिकेशन ही खेलते रहे, मीडिया को ही मैनेज करते रहे, हर रोज अपने स्पोक्स पर्सन का इजलास करते रहे, लेकिन फिर भी उन पार्टियों ने उनको उखेड़ फेंका ना, बाहर निकाल फेंका ना। तो सियासत सिर्फ कम्युनिकेशन का मैदान नहीं है, सिर्फ कारकर्दगी का मैदान भी है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान, और ये परसेप्शन जरूरी कि पूरे पाकिस्तान की बदल दी गई है। अच्छा, लेकिन एक बात तो बड़ी ऑब्जर्वेशन बड़ी कॉमन हो गई है जैगम साहब, मैं हाफिज साहब की तरफ भी जाऊंगी। हाफिज साहब, पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर इस कदर बढ़ गई है कि पहले किसी जमाने में होता था कि मोहल्लों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, फिर आपस में घरों में जो है एक घर दूसरे घर के अगेंस्ट हुआ। अब यहाँ घर में बैठे हुए मियाँ बीवी बोल रहे होते हैं कि जी मैं इमरान खान साहब की तरफ हूँ, दूसरा कहता है इमरान खान साहब कोई कारकर्दगी नहीं कर सके। सो पोलराइजेशन अभी सोसाइटी में पीक पर है और ये मामला यहाँ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ हुकूमत आर्टिकल 6 के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं 20 लाख के करीब कम से कम लोग इस्लामाबाद में आने चाहिए। ये शहर ये 20 लाख की लोगों को केटर कैसे करेगा, ये इतने बड़े, और फिर कह रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। 20 लाख में पीसफुल प्रोटेस्ट, ये पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है हाफिज साहब आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है ना, वो होना तो कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो घर के अंदर हो। ये ठीक है, मेरा बच्चा मुझसे इख्तिलाफ करता हो, ये मेरी जो मिसेज हैं उनके पॉलिटिकल थॉट्स मुझसे मुख्तलिफ हों, लेकिन अगर उसके अंदर तशद्दुद का अंसर हो और उसके अंदर नफरत का अंसर हो तो वो माशरे के लिए ख़तरनाक है। हम जो है उस तशद्दुद और नफरत के अंसर की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहा है, और ये है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात। दूसरों के, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आपको साथ साथ अपने फॉलोअर्स को ये भी बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि दूसरे के नुक्ता नज़र का भी एहतराम करना और उसको जो है वो तहम्मुल और बर्दाश्त से सुनना और समझना जो है वो भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ से ये है कि मैं सही हूँ और दूसरे सारे गलत हैं, मैं कोई फरिश्ता हूँ, दूसरे सारे चोर करप्ट हैं, मैं सबसे ज़्यादा मुहिब्ब वतन हूँ, दूसरे गद्दार हैं। और ये मामला किसी एक सियासी कायद तक या किसी एक सियासी जमात तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें या तो एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाती हैं, एक दूसरे पर गद्दारी के फतवे लगाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो हुब्बुल वतनी को मशकूक निगाहों से देखती हैं। तो जब आप इस किस्म की सियासत करेंगे तो ये सियासत जो है वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी खतरनाक है। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब जो है वो इख्तिदार में जाने से, यानी जब उनका इख्तिदार जा रहा था उसके बाद से लेके और अब जाने के बाद भी खौफ की सियासत कर रहे हैं। पहले वो डराते रहे, कहते रहे कि जनाब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। वो डराते रहे हैं कि मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे आप हटाएंगे तो मेरे बाद जो है वो यही लोग आ जाएंगे जिन्हें कौम ने चोर कहा, करप्ट कहा, या यही लोग आ जाएंगे जिनके ऊपर केसेस हैं। मगर हर चीज की एक लिमिट होती है। इमरान खान साहब खुद को नागुजीर समझते रहे, लेकिन सिस्टम के लिए कोई नागुजीर नहीं होता। आपकी जिद ने, अना ने, आपके रिजिडिटी ने आपको उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि जो सिस्टम एक वक्त में आपको नागुजीर समझ रहा था, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं स्टेट की बात कर रही थी। थोड़ी देर पहले अतर जो है वो इदारों की बात कर रहे थे। या हम सारे एक ही बात कर रहे हैं या हम अलग अलग बात कर रहे हैं? देखिए, कोई इस रियासत के बहुत सारे कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट को दूसरे के साथ अलहदा नहीं किया जा सकता, सबको आपको टोटलिटी में देखना है। जो अथर साहब जिस तरफ बात कर रहे थे, ठीक है, वो वहां पे भी प्रॉब्लम ये है कि जब जिसको जो चीज सूट करती है, जब न्यूट्रलिटी सूट करती है तो न्यूट्रल हो जाते हैं लोग, जब जो है वो जानिबदारी सूट करती है तो जानिबदार हो जाते हैं, जब खामोशी सूट करती है तो खामोशी हो जाती है। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि जब हम अपनी हुदूद से तजावुज करते हैं, जब हम अपना होमवर्क नहीं करते, जब गवर्नेंस ठीक नहीं करते तो दूसरों को मौका मिलता है, जब नाअहली दिखाते हैं, जब स्टेट की सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाती है तो दूसरों को मौका मिलता है और वो अपनी हुदूद से तजावुज करते हैं। हम अपनी जगह छोड़ते हैं, एक इदारा अपनी जगह छोड़ता है,
दूसरा इदारा उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये एक नेचुरल मामला है, वो कभी किसी को सूट कर रहा होता है, कभी किसी के लिए एस्टेब्लिशमेंट अच्छी होती है, कभी किसी के लिए बुरी होती है, लेकिन चूंकि हमारे अपने अंदर कमजोरियां और खामियां होती हैं, इस वजह से हम जो है वो जब हमें अच्छा लग रहा होता है तो वाह वाह, जब बुरा लग रहा होता है तो थू थू। तो मतलब ये कि अगर पार्लियामेंट स्पेस ना छोड़े, मतलब ये कि पार्लियामेंट स्पेस ना छोड़े तो कोई और स्पेस नहीं बनेगी। और मसला ये है कि आप स्पेस छोड़ते हैं जी, आप स्पेस छोड़ते हैं तो आप अदलिया को मौका देते हैं, आप स्पेस छोड़ते हैं तो आप फौज को मौका देते हैं, आप स्पेस छोड़ते हैं तो नॉन स्टेट एलिमेंट को जो है वो मौका देते हैं। चले हम इदारों की बात कर रहे हैं, हाफिज साहब ईसीपी की बात करते हैं, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद फौरन आते हैं, तो उसके बाद अफसल साहब आपकी मैं तरफ आऊंगी। ईसीपी आजकल बड़ा ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उसकी तरफ, सारी तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसी की तरफ है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर ब्रेक? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम लोग इदारों की बात कर रहे हैं, हम लोग आने वाले टाइम्स के अंदर टर्मोइल आ रहा है या नहीं आ रहा उसकी बात कर रहे हैं। तो आजकल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ जो है सारी की सारी तोपों के रुख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पहले जो अच्छे लगते थे आज बुरे लगते हैं। और किसी भी फॉर्म के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये महसूस होता है कि उनके ऊपर हमेशा जो है उनके साथ एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है ईसीपी की तरफ से। असल साहब, एक तो आप बिलीव करते हैं कि ईसीपी का किरदार जो है वो जानिबदार है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है, और दूसरा ये जिस तरह प्रेशर माउंट हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अदालत में ही बोल दिया था कि हम जो है वो 6-7 महीने से पहले इंतखाबात नहीं करा सकते, और वहाँ हुकूमत का इरादा जो है वो साल 1.5 साल तक लेकर जाने का। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है महीने 1.5 में करे। तो क्या ईसीपी इंतखाबात वही 6-7 महीने के कट ऑफ पे करेगी या साल 1.5 साल हुकूमत के कहने पर आगे चली जाएगी? आपने इस सवाल पे कई सवाल कर दिए, बस आपने उसके बाद तरावी पे चले जाना, तो मैंने कहा एक ही बारी में सारे सवाल कर दूं। गुड गुड। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों का अपना अपना फराइज है। जैसे अगर दुश्मन हमला करता है तो पाक फौज में जाके उसके बाद लड़ना है, और उसके लिए वो नहीं करेगी जी मैंने अभी तैयार करना है, मैंने अपनी बंदूक साफ करनी है। इसी तरीके से इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन का इदारा जो बनता है, और बाकी मुल्कों में इतना बड़ा होता भी नहीं जितना हमारे पाकिस्तान में है, उसमें यह है कि अगर असेंबलिया कोई बंदा मर जाता है तो आपने 7 दिन के अंदर अंदर उसको उसके बाई इलेक्शन करना है। अगर असेंबलियां टूट जाती हैं तो भी आपने 7 दिन के अंदर अंदर उनको इलेक्शन करना है। अगर डिसॉल्व कर दी जाती हैं, अगर ये जैसे ये सिचुएशन है कि वो री इलेक्शन के लिए उसके लिए 90 डेज होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इज सपोज टू बी इन पोजीशन यानी कैपेबल ऑफ होल्डिंग इलेक्शन विद इन 60 डेज सही, और मैक्सिमम इन 90 डेज। इसमें कोई ये जो ये हीले बहाने हैं ना, तो अफजल साहब फिर अफजल साहब आई एम सॉरी आई एम कटिंग। एक मेरी बात सुन ले, मतलब ईसीपी की नाअहली थी जब वो अदालत को कह रहे थे कि 6 से 7 महीने से पहले हम इंतखाबात नहीं करा सकते? ये तो आईन के खिलाफ बात हो रही है, मैं उसकी अहली और नाअहलियत की बात नहीं कर रहा। आईन में ये जिम्मेदारी है कि तो फिर आर्टिकल 6 इधर भी उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल responsibility of the election commission to hold election within 60 days or maximum in 90 days. इस पे कोई गुंजाइश, चंद दिन चंद हफ्तों का वो सुप्रीम कोर्ट से आप ले सकते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को आप जाके एग्री करें कि जी ये मसले हैं और इसके ऊपर बुरे असरात पड़ सकते हैं, तो वो आपको अलाउ कर सकते हैं कि जी 4 हफ्ते ले लें, 6 हफ्ते ले लें, 8 हफ्ते ले लें, मतलब ऐसे। लेकिन अदरवाइज ये तो बिल्कुल अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं, इसी तरीके से मैंने ये देखा और आपने भी देखा होगा कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो इनसे मुतालबा किया गया कि आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आए उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि जी हम ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आएंगे। वो जिस वजह से पीटीआई कहती है या एक आम आदमी, मैं एक मुहिब वक्त पाकिस्तानी के चीज से कह रहा हूँ, आई एम नॉट आ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन पॉलिटिकल के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। अफसर साहब ये ना कहे, वो भी ऑन एयर ना कहे। देखिए वो मैं आपको अभी से कह रही हूँ, बात ये है कि आप अगर किसी पार्टी के होते हैं तो उससे पता चलता है
ये जो इश्क से मुश्क है, छुपाए नहीं छुपता। अगर किसी भी पार्टी के साथ आप होते हैं तो वो पार्टी आपको ओहदा देती है, आपको रिकॉग्निशन देती है, आपको एमएनए बनाती है, आपको सेनेटर बनाती है, नहीं तो बीसीओ इदारे हैं, कोई ना कोई इदारा तो आपको दे देती है। बहरहाल वो अलग बात है। बात यह है कि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन को एक न्यूट्रल बॉडी की तरह होना चाहिए। नहीं है वो, जो भी गलत करे, देखिए आपने अलीम खान वाले इलेक्शन देखे थे, उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए थे। आपने इलेक्शन कमीशन, ये आप तो इंडिया, चूंकि जब आप बाहर विजिट करते हैं और दूसरों के साथ आप कंपेयर करते हैं, हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा पैसा भी है और उनके जो पॉलिटिशियन है हमसे ज्यादा कनिंग है, लेकिन उसके बावजूद उनका इलेक्शन कमीशन इफेक्टिव है। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दें अफसर साहब, एक बात मुझे जल्दी से क्लियर कर दीजिएगा। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि लग रहा है कि जैसे गड़बड़ी हो जानी है आने वाले महीनों के अंदर, आपस में तसादुम ना हो जाए। आप कह रहे थे कि नहीं, इतना ग्लूम एंड डूम नहीं है, ये इतनी पॉजिटिव थिंकिंग की क्या वजह है? कोई आपके पास कोई रीजन है बिल्कुल, ये सोचने की? बिल्कुल इसकी बहुत अच्छा सवाल किया। अल्लाह ताला आपकी दीन और दुनिया बेहतर करे। बात यह है कि ये जो कभी आपके साथ अनप्रेजेंट हैपनिंग्स होती हैं, उसके अंदर आपके लिए अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला के अपना कलाम है कि कोई चीज नाखुशगवार नजर आती है लेकिन उसमें आपके लिए खैर होती है। इसमें जो मुझे खैर नजर आ रही है, इसमें वो तमाम लोग आम आदमी के सामने एक्सपोज हो रहे हैं जो अपनी जात के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं है, और उनका इंटरेस्ट जाती इंटरेस्ट है। तो वो जो जाती इंटरेस्ट और ये जो इस वक्त लोगों है, के नाम भी बता दें अफसर साहब, मेरी बात सुने, इशारा कर ली है तो नाम भी बताते मेरी बात सुन लीजिएगा। वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। किसी के बस में नहीं होता, ना वो जनरल परवेज मुशर्रफ के, ना बाजवा साहब के, ना इमरान खान के राय आमा आपके हक में हमवार हो जाए। ये तो पीटीआई तो इतनी नालायक हुकूमत थी कि 3.5 साल में इनसे पीटीवी कंट्रोल नहीं हो सका। वल्लाह इसलिए कि मैंने वो धरने में जो बताया था, ये 3.5 साल में मुझे बता दें आप कह रहे हैं लोग एक्सपोज हो रहे हैं, लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो कि सही लोग नहीं है, वो कौन है? एलिमेंट्स है, एंटी इस्लाम एलिमेंट है, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, वो लोगों के सामने कि जो लोग, या ये जो लोटे बने, ये अल्लाह के नाम पे लोटे, इनके ज़मीर खामखा जाग गए, इनको किसी ने पैसे, इनको अमेरिकन नहीं मिले थे, सारी दुनिया को पता है, जाने ना जाने, गुली ना जाने। तो आप पूरी अभी गवर्नमेंट जो बैठी हुई है उसको सारों को ये कह रहे हैं कि ये एक्सपोज हो रहे हैं? बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं, और आप देखें ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, और मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि इनका जो फ्यूचर है, जो जिन लोगों ने, देखो इस वक्त 2 पार्टियां हैं, एक रहमान के मानने वाले और एक शैतान के पुजारी, और वजह बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला किसको इज्जत देता है, शर्फ देता है। अच्छा चलें अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने तरावी पर जाना है, लेकिन हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि हम किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो मेरे प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट हम लोग ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि कोई जो है वो शैतान का पुजारी है। दिस इज वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी ऑल लव पाकिस्तान, एंड दैट इज एग्जैक्टली लाहौल वाला पढ़िए। आप भी लाहौल वाला पढ़िए, आपके शो में ये नहीं। मैं लाहौल वाला पढ़ूं? हाँ जी। अच्छा चले, मैं तो सर्टिफिकेट बांटने की बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन सर एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी, अभी 70% इस मुल्क के 70% वोटर जो हैं वो शैतान के पुजारी हैं, 70% नुमाइंदे शैतान के पुजारी हैं, एक पार्टी रहमान वाली है। लाहौल वाला कुव्वत, अफसोसनाक बात है। अच्छा ये पोलराइजेशन है जिसकी मैं बात दोबारा मत बुलाइएगा। मैं ज़ैगम साहब, मैं इसी पोलराइजेशन की बात कर रही हूँ। बुलाना ना बुलाना तो इज अनदर थिंग, बड़ा हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने देख लिया जिस पोलराइजेशन की मैं बात कर रही हूँ कि स्टैंप कर देना अगली पार्टी को, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड जो कि अभी हम लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब टाइम नहीं है कि लीडरशिप स्टेप फॉरवर्ड करे, खा वो पीटीआई की हो, खा वो दूसरी जमातों की हो, और कम से कम इस पोलराइजेशन को, नॉट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसकी आप साहब बात कर रहे थे, मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात नहीं कर रही, मैं पोलराइजेशन टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट साइड उसकी बात कर रही हूँ कि बस रोक दें उनको, कितना आगे ना जाए। आप दूसरों पे तनकीद भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और अपना आर्ग्यूमेंट जीतना भी आपका हक है, लेकिन हर वक्त ये कोशिश कि हर हालत में आपने अपना आर्ग्यूमेंट जीतना है तो आप हमेशा के लिए हार जाते हैं। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा बंदे को ख्याल करना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, बेहतर तरीके से भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं। जहाँ तक ये बात है, ये बयानिया है कि ये हालिया दिनों में शुरू हुआ, ये हालिया दिनों की बात नहीं है। अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने के दावे कौन करता होता था? कौन कहता होता था कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते हैं? कौन कहता होता था कि ये बाहर से आए हुए?
मतलब अब मैं वो सारी फहरिस्त में नहीं जाना चाहता, यहूदियों वाली वो सारी वो सर्टिफिकेट भी गलत है यार। मैं एक लीडर का यहां से लेके ना आपको 60s तक एक एक का आपको बयान दे सकता हूं, जो भुट्टो साहब ने बंगालियों के हवाले से जुबान इस्तेमाल की, जिया दौर में क्या कुछ होता रहा, 90s में क्या कुछ होता रहा, हालिया PDM की तहरीक के दौरान कहा जाता रहा कि ये मुनकरों की हुकूमत है, इनको खत्म करना फर्ज है। ये सब गैर जो है ना मेरे जिम्मेदाराना रवैये हैं, इस हद तक नहीं जाना चाहिए। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है, किसी भी जमात की हो, PTI की हो, JUIF की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, वो थोड़ा सा तहम्मुल शो करेंगे तो फिर अवाम में तहम्मुल आएगा। बाकी ये कहना कि नौजवानों ने आके ये सारा डिस्कोर्स खराब कर दिया, नहीं भाई, ये हमें विरासत में मिला है, बुजुर्गों ने दिया है और हमें विरासत में मिला है और हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पे इल्ज़ाम न लगाएं, खुद को ठीक करें। आप लोगों ने हमें ख़राब हालत में पाकिस्तान दिया है, हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि ये फ़ैन क्लब है, ये कल्ट है, इनको समझ नहीं है, ये इल इन्फॉर्म्ड है। ऐसी बात ना करें। आप लोगों की खराबियां ये अगली नस्ल ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो जो कभी कभी विरासत में चीज़ें मिलती हैं ना, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फेंक देना चाहिए, जो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी होती हैं, जिसके अंदर से बदबू आ रही होती है। तो किसी भी तरीके से गलत तरीके से बात करना हमारी विरासत में नहीं होना चाहिए और ना पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर इट। लेकिन वो कह रहे थे कि तमाम लीडरशिप को इस बात से इज्तनाब करना चाहिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़ैगम साहब और हाफिज़ साहब की तरफ भी जाएंगे। जो फराह खान साहिबा वाला मामला है उसको भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सियासत में तहम्मुल की बात कर रहे थे। ना सिर्फ सियासत के अंदर, एक आम आदमी और हमारे प्रोग्राम के अंदर भी तहम्मुल की बात कर रहे थे। बट लेट्स मूव ऑन टू फराह खान साहिबा। ज़ैगम साहब एक खातून हैं, वो दोस्त होती हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया की। उसके बाद फिर उनकी दोस्ती होती है उस्मान बुज़दार साहब की अहलिया के साथ भी, और पता ये चलता है कि वो अच्छे खासे पैसे बनाकर 84 करोड़ टू बी प्रिसाइज बनाकर मुल्क से बाहर चली गई हैं। अब प्रॉब्लम इज़ कि उनके हस्बैंड कह रहे हैं तमाम चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, हमने कोई नई चीज़ नहीं बनाई और जो बनाया वो अपने बलबूते पर बनाया है। लेकिन अगर ऐसा हो तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आए? ज़ैगम साहब जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और उनका मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए और उनको भी अपना जो मौक़िफ़ है पेश करने का, डॉक्यूमेंट्स देने का उनको हक है और उनको आना चाहिए और देना चाहिए। अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो बहुत स्टैगरिंग है। स्टैगरिंग इस लिहाज से कि 3 साल में आपकी कितनी दौलत बढ़ सकती है। क्या 3 साल में, और ख़ास तौर पे अगर आप पहले ही दौलत बढ़ा चुके हों, एक गरीब आदमी लाख से 3 लाख कर सकता है, लेकिन क्या कोई 20 करोड़ से 1 अरब पे जा सकता है सिर्फ 3 साल में? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो क्या बिजनेस में मुमकिन है? सिवाय जुए के तो कहीं मुमकिन नहीं। अभी तक जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो चीज़ें लाई जा रही हैं, वो बहुत स्कैंडलस हैं। अगरचे प्रूव नहीं हुई, आई मस्ट ऐड कि इसमें अभी प्रूव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो रिवील हुई हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आए हैं, वो बहुत ही स्कैंडलस हैं। और इस लिहाज से और ज़्यादा स्कैंडलस हैं कि पाकिस्तान की जो फॉर्मर फर्स्ट फैमिली थी उसके साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक था उनका। हमारी जो आपसे पहले खातून अव्वल से उनके साथ ताल्लुक था, फिर वो खातून अव्वल और इमरान खान साहब के साथ वो जॉइंट ट्रस्टी भी हैं एक वेंचर की। तो ये बहुत ही, जो इस वक्त आने वाले इमरान खान साहब के लिए जो परेशान कुन स्कैंडल्स हो सकते हैं उनमें से एक है। बट उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। जिस तरीके से नैब ने पिछले 3 साल में किया है या उससे पहले करता रहा है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। किसी पार्टी की बारी नहीं लगनी चाहिए और उनका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। उनको फेयर ट्रायल का पूरा हक मिलना चाहिए, और अगर उनके खिलाफ कुछ साबित होता है तो उनको उसकी और जो ये जिन हुकूक की आप बात कर रहे हैं, यही हुकूक शहबाज शरीफ साहब और बाकी फैमिलीज के ऊपर भी तो लागू होते हैं ना ज़ैगम खान साहब। हाफिज तारिक साहब, फराह खान साहिबा के खिलाफ अब नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन नैब ने पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयां शुरू की, कोई मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं पाई, कोई प्रूव नहीं दे सके। शहबाज शरीफ साहब भी अभी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली स्टेज के ऊपर हैं। यहाँ फराह खान आ गई है, वो भी उसी स्टेज पर आ गई हैं। बहुत सारे और नाम हैं जो कि हमारी सियासत के, एहसन इकबाल साहब,
शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सो मेनी पीपल जिनको आपने केसेस में तो फंसाया हुआ है लेकिन कुछ प्रूव नहीं हो पा रहा। क्या ये भी वैसा ही केस होगा और क्या ये नैब की नाअहली होगी या फिर कुछ और मामला होगा? पहला सवाल तो ये है कि नैब ने किस मामले के ऊपर फराह खान की जो है वो तहकीकात, क्या नैब जो है वो एक प्राइवेट पर्सन के खिलाफ तहकीकात कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर उसने करनी है तो क्या वो किसी सरकारी अफसर के फ्रंटमैन है, किसी सरकारी वजीर के, वजीर आला के, वजीर आजम के फ्रंटमैन के तौर पे कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर वो चीटिंग एट लार्ज का एक उनके पास कानून है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं? नैब का तो आपको याद होगा कि एक वो PIA के तैयारे के सामने एक खातून पाकिस्तान का झंडा लेके कोई गाना गा रही थी, तो उसके ऊपर भी चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया था। तो इस किस्म के नोटिस जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिए जाते हैं कि जनाब उसकी हेडलाइंस बन जाए, या जो एक पब्लिक फ्लो चल रहा होता है किसी तरफ उस पर जाने का, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। ये आप सिर्फ तमाशा बनाते रहें और आइंदा भी तमाशा बनाते रहेंगे। अब जैगम साहब ने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, फराह खान साहिबा इमरान खान साहब के साथ उनकी एक अटैचमेंट है उनकी अहलिया की वजह से, और लोग जानते हैं इमरान खान साहब का निकाह उनके यहाँ हुआ, वो उनके करीब तरीन दोस्त थी। अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि फराह खान साहिबा को कि वो आएँ, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन भी हैं। आपको याद होगा कि सेनेट के लिए उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराए थे। अब तो खैर बहुत सारे लोग उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब समेत, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि चूंकि उनकी जात भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है कि वो कहें कि फराह साहिबा आप आइए, आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उसका जवाब दें। क्योंकि खान साहब जब मदीना की रियासत की बात करते हैं तो वह हजरत उमर बिन खत्ताब से कोई भी शख्स खड़े होकर पूछ सकता है कि आपके कुर्ते में ये ज्यादा कपड़ा क्यों आया। वहां पे फिर ये कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो उसके लिए भी वही सजा है। तो खान साहब जो करप्शन के खिलाफ एक बयानिया लेके, एक अलम लेके खड़े हुए थे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब जब खान साहब के दोस्तों के खिलाफ, खान साहब की काबीना के अफराद के खिलाफ और फिर खुद उनके अहले खाना से वाबस्ता अफराद के खिलाफ जब करप्शन के इल्जामात लगेंगे तो इन इल्जामात की सफाई पेश करना, इनको गलत करार देना इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है। हमारी इत्तलात ये भी हैं कि खान साहब की एहलिया के हवाले से भी एक वक्त में खान साहब को कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीजें दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर बाज इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं जो नहीं होना चाहिए, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके दीगर मामला थे। लेकिन खान साहब नाराज हो गए थे और नाराज होने के बाद जो है वो खासा जो है उन्होंने बुरा मनाया था, तो लोग खामोश हो गए। मगर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, अब लोग खामोश नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। खामोश नहीं होंगे, चीजें निकालेंगे लोग इसके अंदर और इसका जवाब देना भी, मजीद चीजें नजर आएंगी और इसका जवाब देना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। बट अभी वक्त खत्म हो गया है हाफिज साहब, ये पुल से रात जिसने झूठा इल्जाम लगाया, चाहे वो बुशरा बीबी पे लगे या वो फराह खान पे लगे, फिर उसको भी टांगना चाहिए। लेकिन अगर इनके ऊपर चीजें साबित हुई है तो इनके खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई होगी। अग्रीड। अतर लास्ट कमेंट वेरी क्विकली। बस यही देखें जी, जिसने भी करप्शन किया, खान साहब की पूरी काबीना यहाँ पे मौजूद है, खान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर 3.5 साल के बाद आपको फराह बीबी, खातून अव्वल और जमामा के घर के बाहर एहतजाज के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें जो हुकूमत इतनी करप्ट है कि उनकी खातून अव्वल की दोस्त भी करप्शन कर रही थी, तो फिर जो वुज़रा हैं, तो फिर वुज़रा कितने करप्शन कर रहे थे वो इधर ही मौजूद है, ले आए। थैंक यू सो मच हाफिज तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। जगम खान साहब बहुत शुक्रिया। इससे पहले अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। पुल से रात है, खान साहब के लिए पार कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।